देश की राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर दिल्ली की राजनीति गर्म है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल जा चुके हैं। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समक्ष पूछताछ में जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि यह सम्मन राजनीति से प्रेरित है और यह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ईडी ने भेजा। उन्होंने कहा कि मैं ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा, सम्मन भेजने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, क्योंकि मेरी पार्टी 4 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि मैं जाकर अपनी पार्टी के लिए इन प्रदेशों में प्रचार करूं। मुझे रोकने के लिए ही इस प्रकार की कार्यवाही की गई है। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने ईडी का पक्ष जानने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जेके शर्मा से बातचीत की। पेश है हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल व वीडियो जर्नलिस्ट विमल चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र कौशल। आप देख रहे हैं मर्दरन 24 न्यूज़। आज हम बात करेंगे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा सम्मन दिया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ये सम्मन जो है, ये देखा जाए तो ये कानूनी तौर पे ये ठीक नहीं है, ये गलत है। मुझे बीजेपी के द्वारा ये सम्मन भिजवाया गया है, ये सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित है। इसके बीच में कोई भी इस प्रकार का ऐसा नहीं है कि मैं जाऊं और जाकर ईडी को जवाब दूं। क्या ये वाकई में ही जो सम्मन ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भेजा है, ये न्याय संगत नहीं है? क्या वाकई में ये जो सम्मन भेजा गया है, ये सम्मन जो है राजनीति से प्रेरित है? और यदि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जैसे कि ईडी के सम्मन की अवहेलना की है और वो जाकर ईडी के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने ईडी को सम्मन के जवाब देना उचित नहीं समझा, अब क्या ईडी की कार्रवाई रहेगी? आज हम यहाँ पर सीनियर एडवोकेट जेके शर्मा जी के साथ उपस्थित हैं। अब हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे, इनसे जानेंगे कि ये जो कानूनी पहलू क्या रहेंगे। यदि केजरीवाल जी ईडी के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो ईडी का अगला कदम क्या रहेगा? सर, सबसे पहले तो नमस्कार आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद बहुत बहुत जो आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर दे सकें। सर, जैसे कि केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन दिया, उनको 2 तारीख को पेश होना था, लेकिन उन्होंने ये कहकर कि भाई ये जो सम्मन दिया गया है ये राजनीति से प्रेरित है और सिर्फ मुझे राजनीतिक कारण की वजह से दिया गया है, जो 5 स्टेटों के बीच में इस समय इलेक्शन हो रहे हैं, कि मैं प्रचार ना कर सकूं, मेरी पार्टी वहां पर जो है अपना प्रचार ना कर पाए। इसीलिए जो आम आदमी पार्टी के, अगर आपने देखा होगा तो पहले भी इस शराब घोटाले के बीच में इनके कई नेता पहले से जेल में, जैसे संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया पिछले 8 महीने से हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि केजरीवाल जी ने जो ये सम्मन मिलने के बावजूद भी ईडी के कार्यालय में नहीं गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया और ये कहकर कि ये सम्मन सही नहीं है, राजनीति से प्रेरित है और वो मध्य प्रदेश चुनाव करने के लिए चले गए, चुनाव का प्रचार करने चले गए, इसके बाद ईडी का क्या एक्शन रहेगा? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं 2 पहलुओं पे दूंगा, क्योंकि मैं विधिक रूप से ही उत्तर दे सकता हूँ और विधिक रूप से ही इस प्रश्न का उत्तर आवश्यक है। एक बात को हमें, हर व्यक्ति को, हर देश के नागरिक को ध्यान में रखना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 के बाद हमने डेमोक्रेसी में कदम रख दिया है। हम संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, जिसमें न्यायपालिका भी एक उसका पिलर है। एक हमने प्रोसीजर बनाया है जिसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कह देना कि कोई इस देश के अंदर मनमानी कर सकता है, वो नहीं है, क्योंकि इस डेमोक्रेसी की, संविधान की खूबसूरती जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जो मेरे पीछे भी लगे हुए, उन्होंने बनाई है, मूलतः कि हर आदमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ये एक पहलू है, इस पहलू इसका आधार है, इसीलिए मैंने इससे अवगत कराया आपको। अब केजरीवाल साहब को, जहाँ तक मेरा विधिक ज्ञान है, केजरीवाल साहब को कोई अथॉरिटी नहीं है ये कहने की कि भाई ये सम्मन इलीगल है, ये सम्मन प्रेशर करने के लिए है। जहाँ तक कानूनी बात है, हर एक की प्रक्रिया होती है। यदि ये सम्मन इलीगल है तो उनके पास न्यायालय की शरण लेने का अधिकार है। उन्होंने इस सम्मन को चैलेंज करना चाहिए था कि भाई इलीगल है, कोई बेस नहीं बनता। हर देश के नागरिक को, चाहे वो
संतरी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अपने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, कानून के हिसाब से यदि कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना उसका कर्तव्य है। नहीं करेगा तो उसके रिपरकशंस भुगतने पड़ेंगे। केजरीवाल साहब की जहां तक मेरी ये प्ली है कि ये कहना कि भाई ये संबंध उन्हें परेशान करने के लिए, ये हो सकता है, लेकिन इस बात के ऊपर जब तक कानून की मोहर नहीं लगती है, जब तक न्यायालय इस बात को सर्टिफाई नहीं कर देता है कि भाई ये जो संबंध इशू किया है ये दुर्भावना से भी इशू किया है, इसीलिए जो है इस संबंध को अपास्त किया जाता है, सेट असाइड किया जाता है, जब तक ये संबंध वैलिड रहेगा और इसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि अगला प्रोसेस है, ईडी आगे प्रोसेस देगी, नहीं देगी तो उसमें कानून में प्रावधान है कि इस संबंध को कैसे तामील किया जाए, कैसे इसको एक्ट अपॉन किया जाए। अगर कोई उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर या उसके संबंध को पालन नहीं कर रहा है तो आगे की प्रक्रिया होगी जो कोर्सिव इन नेचर होगी और जिसके परिणाम थोड़े से जो है उनके लिए दर्दनाक होंगे। जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत कानूनी सलाह का ज्ञान है, मेरे हिसाब से ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है। सर जैसे कि ईडी है, अगर वो दूसरा संबंध भी भेजती है ईडी जी, और अगर केजरीवाल साहब उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या ईडी के पास ये पावर है कि वो जाकर गिरफ्तार कर सकते हैं? बिल्कुल वारंट ऑफ अरेस्ट लेगी इनके खिलाफ, जो है इनको करे आ रहा है वो करेगी, जो है इनको भी बिल्कुल पावर है। वो एक ईडी एक एनफोर्समेंट एजेंसी है, कानून के द्वारा बनाई हुई स्टैट्यूट एजेंसी है। जो एजेंसी होती हैं वो ज्यूरिस्टिक पर्सन्स होती हैं, उनमें कोई व्यक्तिगत वो नहीं होता। मैं तो यही कहूँगा, और आपके पास न्यायालय के ऑप्शन खुले हुए हैं, न्यायालय के दरवाजे आपके पास खुले हुए। मेरे हिसाब से अगर मैं उनका वकील होता तो मैं कभी उनको ये सलाह नहीं देता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं उनको कहता कि आप न्यायालय के पास जाओ, अपने तर्क प्रस्तुत करो, अपने ग्राउंड प्रस्तुत, अपने जो आधार हैं इसको इलीगल कहने के वो न्यायालय में पेश करो, और उसके आधार पे इनसे जो न्यायालय जो आपको सुनेगा। न्यायालय हर एक के लिए न्यायालय बना ही इसलिए है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। आपने देखा होगा डे इन डे आउट जो प्रतिदिन हम देखते हैं कि गरीब के साथ अन्याय हो गया, मंत्री ने अन्याय कर दिया। दुनिया भर के आप न्यूज रोज देखते हैं कि वो मंत्री को न्यायालय ने अंदर कर दिया, जबकि उसके जो उसका विरोधी था वो गरीब आदमी था, कोई रिक्शे वाला था, कोई स्कूटर वाला था। हिट एंड रन केस है, ऐसे असंख्य केस है जो गिने जाते हैं। तो न्यायालय इन सबका रक्षक है, हमें जो है न्यायालय में विश्वास रखना चाहिए। और कोई भी बात होती है तो हमें इसमें, मेरा तो मानना यह है कि उन्हें न्यायालय में शरण लेनी चाहिए। हालांकि मैं उनका कोई व्यक्तिगत अधिवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये राय है कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है इसको इलीगल कहने की। वो मैं तो अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर होता तो कहता है उनका ये पॉलिटिकल स्टंट है। सर वो ये कह रहे हैं ना कि मैं आपकी बात समझ गया, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो शराब घोटाला किया गया, कथित शराब घोटाला जो कह रही है, जो सरकार कह रही है, इसके बीच में जो ईडी का कहना है जो है कि 338 करोड़ रुपए घोटाला था, फिर 100 करोड़ रुपए आए और उसके बाद 45 करोड़ रुपए आए। और उनका ये कहना है कि जो 45 करोड़ है ये भी गोवा के इलेक्शन में खर्च किया गया है, लेकिन अभी तक जो है हम बात करें तो कहीं भी पैसे की बरामदगी नहीं हुई है, कहीं भी साबित नहीं हुआ कि किसने पैसा लिया और किसने दिया है। देखें, आज के समय में जैसा आप जानते हैं मीडिया के युग में रह रहे हैं और हर आदमी कानूनी पहलुओं से परिचित है। कोई 300 के, कोई 500। और इस बात मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी के वकालत नहीं कर रही आधिकारिक, तब मैं केवल वो एक न्यूट्रल आदमी के निष्पक्ष होने के नाते कह रहा हूँ। कोई कुछ भी कहता रहे, यदि सरकार कहती है कि 350 करोड़ का घोटाला हुआ है, मोदी जी कहते हैं या कोई और कहता है, तो उसके बाद में उससे वो सिद्ध नहीं होता। केजरीवाल साहब कहते हैं कि कोई मेरे पास कोई आरोप नहीं है, कोई पैसा नहीं मिला, तो उनसे कोई उनका भी निर्दोष होने का सिद्ध साबित नहीं होता। ये सारे आधार, ये सारी चीजें, ये सारे तर्क वितर्क न्यायालय के समक्ष विषय वस्तु बन सकते हैं, परंतु पब्लिक में इनका कोई लेना देना नहीं होता है। एक सेंटिमेंट को बुनाने की एक वो होती है, तो वो इसका एक हिस्सा हो सकते हैं। न्यायालय के समक्ष जाके रखो। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये सारी चीजें आपको न्यायालय के समक्ष रखनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपको बेल मिलेगी। जब चार्जशीट अगर नहीं, उसके बेसिस पे अगर ऐसा ही आप कहते हैं, तो जब आपकी रिपोर्ट पेश होगी तो उसके ऊपर जो है वो कोर्ट संज्ञान लेता है नहीं लेता वो डिसाइड करेगा। तो ये कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें न्यायालय की विषय वस्तु हो सकती हैं, पब्लिक डोमेन की नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, हमारे संविधान में सबको इक्वल, जो एवरीबॉडी विल बी, जैसे संविधान कहता है कि एवरीबॉडी विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा जनता भी जो है, आप बाहर आके न्याय की गुहार करेगी ना, कोर्ट उन पे तो ताले लगा दो सब पे जो है। तो ये जो
जो सारी चीजें हैं ये न्यायालय की विषय वस्तु हैं। आप जनता से ज्यादा यदि कोर्ट में जाके उन्हें पुरजोर तरीके से अगर आप सशक्तता के साथ उनको प्रस्तुत करेंगे तो आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आदमी अंदर है या जिसको अंदर जाना है उन सबको न्यायालय रोक सकता है या बाहर निकाल सकता है, जनता नहीं कर सकती, क्योंकि ये जनता ने न्यायालय के अंदर अटूट विश्वास रखा है। सर जैसे जो सीएम है अभी केजरीवाल जी, तो सीएम को अरेस्ट करने का क्या प्रोटोकॉल रहता है? क्या उसको ईडी जाके डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है? नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्यूज तो एक्यूज है, हालांकि जो है दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है तो उसके लॉ औरों से डिफरेंट होते हैं। इनको जो है ऑब्वियसली जब इनके खिलाफ अगर कोई केस होता है तो जो है वो विधिक कार्रवाई जो होगी वो एज पर लॉ इनको किया जाएगा, और अरेस्ट तो कोई भी हो सकता है। हालांकि उसका एक प्रोसीजर है जिसको जो अगर जिसने कराया, ऐसा तो कोई लॉ नहीं है कि अगर मैं किसी संवैधानिक पोस्ट पे चाहे जितनी भी बड़ी हो उसके ऊपर बैठा हूं तो मुझे अरेस्ट नहीं किया जाता। उसका लॉ फॉलो होता है, उसके बेसिस पे वो किया जाएगा उनको। अच्छा, तो आपका कहना है कि ईडी अगर चाहे तो उनको गिरफ्तार कर सकती है? अगर तथ्य चाहते हैं तो वो गिरफ्तार होंगे, अगर वो वांछनीय है किसी अपराध के अंदर, अगर वो कानून का पालन नहीं करते हैं, मेरा मानना ये होता है तो, क्योंकि हम सबकी विशेष तौर से अधिवक्ताओं की तो विशेष तौर से जिम्मेदारी है कि वो कानून का सम्मान करें, उनका विधिवत अनुशासन के साथ पालन करें। तो अगर कानून कहता है तो उनको जो है अवश्य अरेस्ट किया जाएगा। जो, और ये मेरी एक ओपिनियन है, बाकी तो जो है इन्वेस्टिगेटिंग, क्योंकि अरेस्ट का जो एक प्रेरोगेटिव होता है वो सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि वो प्रेरोगेटिव केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। इवन माननीय उच्चतम न्यायालय भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये ईडी के विवेक के ऊपर डिपेंड है। यदि उनको ऐसा लगता है, उन पर ये निर्भर है ईडी के विवेक पर, कि यदि उनको ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी को अरेस्ट करना है तो वो करेंगे। उसके खिलाफ वो ऑप्शंस होते हैं, अगर आप इनके बेसिस पे आप एंटिसिपेटरी अप्लाई करिए, आप पे और ऑप्शंस हैं, उनके लिए अप्लाई करना चाहिए उनको, अगर उनको ऐसा लगता है। इसी के लिए प्रोविजन बनाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कानून ने हर चीज़ का, हर पहलू का ध्यान रखा है, तो उन्होंने कि आदमी इलीगल अरेस्ट ना हो, ह्यूमिलेट ना हो, उसके लिए भी उन्होंने प्रावधान बनाए हैं। बशर्ते आपको उनको अपनाना पड़ेगा, और कानून ही आपके लिए, न्यायालय आपको बचाने के लिए आ सकता है यदि आप निर्दोष हो, बाकी कोई नहीं बचा सकता। शर्मा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमें कि ईडी क्या कार्रवाई कर सकती है, और केजरीवाल जी को जैसे आपने बताया कि उनको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए, जाकर वहीं पर ही गुहार लगानी चाहिए। यदि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सम्मन है उन्होंने भिजवाया, जो कि उनका कहना है, तो ये आपके जैसे आपने तर्क दिए ये बिल्कुल गलत है। ईडी किसी के दबाव के बीच में कभी काम नहीं करती है, और यदि ईडी ने कुछ देखा होगा या कुछ पाया होगा केस में तभी सीएम साहब को जो है सम्मन किए होंगे। तो उनको चाहिए कि वो न्यायालय की शरण में जाएं और न्यायालय से गुहार लगाएं।